हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में वर्ण से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हर्ष वर्ण केकर विशेषता है के, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि हर्ष वर्ण किसका भाग है। ठीक है, तो हर्ष वर्ण किसका भाग है? स्वर्ण वर्ण का भाग है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। हर्ष वर्ण किसका भाग है? तो स्वर वर्ण का भाग है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वो मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अगर हम उदाहरण में देखें तो कौन कौन हो जाएंगे, जैसे अ, ई, क, ख, ग, र इत्यादि। ये सब सारे क्या हैं? ये सब सारे वर्ण हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम बात करें तो वर्ण को आगे दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ण को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला हम बात करें तो पहला कौन सा है? पहला है स्वर वर्ण समूह। पहला कौन सा है? स्वर वर्ण समूह। दूसरा कौन सा है? दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह। क्लियर है? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। क्लियर है? आगे हम बात करें तो स्वर वर्ण समूह को तीन भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण समूह कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। पहला देखें तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा हर्ष स्वर। पहला कौन सा है? हर्ष स्वर। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो कौन कौन हो जाएंगे? अ, ई और उ। क्लियर है? दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। कौन कौन हो जाएंगे दीर्घ स्वर? जैसे आ, ई और उ हो जाएंगे। क्लियर है? तीसरा देखें, तीसरा हमारा कौन सा है? संयुक्त स्वर। तीसरा कौन है हमारा? संयुक्त स्वर। एग्जाम्पल हम देखें कौन कौन हो जाएंगे? ए और ओ। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर स्वर वर्ण समूह को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? हर्ष वर्ण केकर विशेषता है के। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हर्ष वर्ण किसका विशेषता है? तो स्वर्ण वर्ण समूह का विशेषता है। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ वर्ण केकर विशेषता मानल जाएगा। अब दीर्घ वर्ण के केकर विशेषता मानल जाएगा। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि दीर्घ स्वर किसका भाग है? तो स्वर्ण वर्ण समूह का भाग है। तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्वर्ण वर्ण कर मुख्य विशेषता का है के। आपको यहाँ पे बताना है कि स्वर्ण वर्ण का मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है वर्ण कर उच्चारण में अन्य वर्ण कर सहारा नहीं लेवे, बगरा ध्वनि कर बोध करवाए, या तीसरा व्यंजन वर्ण में मिल जाए, या चौथा है लिखे कर और करेक्ट में। ठीक है, लिखे कर और करेक्ट में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या था? वर्ण कर उच्चारण में अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेवे, यही स्वर्ण वर्ण का मुख्य विशेषता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर्ण वर्ण कितना आ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर्ण वर्ण कितना है। ठीक है, तो कितना है? 8 है। कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा आ, पांचवा ई, छठा उ, सातवां ए और आठवां ओ है। क्लियर है यहाँ तक? नागपुरी में व्यवहार होने वाला है ये सब सारे क्या है? स्वर्ण वर्ण है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अक्ष कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के। आपको यहाँ पे बताना है कि अक्ष किस तरह का व्यंजन वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन है उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नवा व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो अक्ष किस तरह का व्यंजन वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। अक्षा संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आप हम लोग क्या कर लेते हैं कि नागपुरी व्याकरण में कितने सारे संयुक्त व्यंजन है वो देख लेते हैं और उन सारे संयुक्त व्यंजनों का व्यवहार नागपुरी में किस तरह से किया गया है वो भी देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये सारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग बारी बारी से इन सारे संयुक्त व्यंजन का व्यवहार किस रूप में किया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्ष का। ठीक है, तो नागपुरी में अक्ष को ख या छ के रूप में लिखा जाता है। अक्ष को किस रूप में लिखा जाता है? ख या छ के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम देखें तो क्षमा को क्षमा लिखा जाता है। क्षमा को क्या लिखा जाता है? क्षमा लिखा जाता है। छतरी को खतरी लिखा जाता है।
तो यहाँ पर अक्ष को क्या क्या लिखा गया है, ख और छ के रूप में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं त्र को। तो त्र को क्या लिखा जाता है, तर लिखा जाता है। जैसे हम देखें तो त्राण, त्राण को हम क्या लिखेंगे, तरान लिखेंगे। कहाँ पे, तो नागपुरी में। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं, ज्ञा था, ज्ञा को किस रूप में लिखेंगे, ज्ञ के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम देखें ज्ञान, ज्ञान को क्या लिखेंगे, ज्ञान लिखेंगे। क्लियर है। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन क्या था, स्र था। ठीक है, स्र को किस रूप में लिखा गया है नागपुरी में, तो सर लिखा गया है। जैसे श्राप है तो उसको शराब बोलेंगे, श्राप अगर है तो उसे क्या बोलेंगे नागपुरी में, शराब बोलेंगे। क्लियर है। और फ्रेंड यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर और ध्यान देना है, वो क्या है, तो कभी कभी नागपुरी में य को ज भी लिखा जाता है, ल को र भी लिखा जाता है और व को ब भी लिखा जाता है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, तो व्यंजन वर्ण के बारे में पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क से लेकर प तक। ठीक है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन को क्या कहा जाता है, इसमें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला हम देखें य र ल व, इसे क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य र ल व को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगला हम देखें तो तालब स और धैन्य स और मूर्धन्य स और ह, इसे क्या कहा जाता है, इसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, लास्ट है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इसे क्या कहा जाता है, अभी जस्ट पढ़ा हमें, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में अभी जस्ट किया हमने। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर और ध्यान देना है, और वो क्या है, तो यहाँ पर जितने सारे व्यंजन वर्ण को गोल किए गए हैं, जैसे अन्ना है, तालब स है, दन्य स है, अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र। ठीक है, इन सभी का मूल नागपुरी में कहीं भी आपका उपयोग नहीं किया गया है, इन सभी वर्णों का मूल नागपुरी में व्यवहार में नहीं लाया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इन वर्णों का उपयोग मूल नागपुरी में कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इन सारे वर्णों का उपयोग मूल नागपुरी में तत्सम और तद्भव शब्द में किया गया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, किसमें किया गया है, इन सारे वर्णों का उपयोग तो तत्सम और तद्भव शब्दों में किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखें तो अन्ना, अन्ना को यहाँ पर मूल नागपुरी में सिंपल न लिखा जाता है। ठीक है, और तालब स और दैन्य स को यहाँ पर सिंपल मूर्धन्य स लिखा जाता है। ठीक है, इतना सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, मैंने अगला पॉइंट में यही डिस्क्राइब किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमीन जगह कर पूर्णा पट्टा मन कौन लिपि में लिखल जाए रहे। ठीक है, जमीन जगह का जो जितना पुराना पट्टा था उसको किस लिपि में लिखा गया था वो पूछा जाता है। ठीक है, जमीन जगह का पूर्णा पट्टा यानी जो पहले का पट्टा था किस लिपि में लिखा गया था, तो कैथी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का शुरुआती व्याकरण कौन लिपि में लिखल जा रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा का शुरुआती व्याकरण था वह किस लिपि में लिखा गया था। तो किस लिपि में लिखा गया था, रोमन लिपि में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नागपुरी भाषा कर विशेषता है कि आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा का क्या विशेषता है, कोमल ध्वनि, कठोर ध्वनि, सरल ध्वनि या मजबूत ध्वनि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। ठीक है, कोमल ध्वनि। नागपुरी भाषा का क्या विशेषता है, तो कोमल ध्वनि। नागपुरी भाषा एक कोमल ध्वनि है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा के लिखे में स्वर्ण वर्ण कर विशेषता होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि भाषा लिखने में स्वर्ण वर्ण का क्या उपयोग है या क्या योगदान है। ठीक है, व्याकरण में, मात्रा में, भाव में या शिल्प शैली में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, मात्रा में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागपुरी कर सबसे पुराना लिपि के मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुरी कर सबसे पुराना लिपि किसको माना गया है, कैथी को, बांग्ला को, देवनागरी को या रोमन को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा, कैथी को। नागपुरी भाषा का सबसे पुराना लिपि कौन है, कैथी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अन्ना व्यंजन कर व्यवहार नागपुरी लेखन में होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अन्ना व्यंजन कर व्यवहार नागपुरी लेखन में कहाँ पे किया जाता है, देशज विदेशज शब्द में, देशज तमसन शब्द में, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द में या देवल कोनोमनी। तो जस्ट हमने अभी बताया था कि अन्ना, ठीक है, फिर क्या था आपका अक्ष, त्र, इन सारे वर्णों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तत्सम तद्भव शब्द में किया जाता है। ठीक है, जस्ट इससे पहले हमने बताया था। क्लियर है, तत्सम और तद्भव शब्दों में किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल नागपुरी लिखे में संयुक्त व्यंजन कर व्यवहार हुएला। कखनो कखनो, कहियो नहीं,
एक दुई धाव या एकदम नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो, एकदम नहीं। ठीक है, हमने जस्ट बताया था कि मूल नागपुरी में संयुक्त व्यंजन वर्ण का उपयोग नहीं होता है। इन सभी वर्णों का उपयोग कहाँ होता है, तो तत्सम और तद्भव शब्दों में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तालब स और दैनि स व्यंजन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में कखन हुएला। ठीक है, देशज विदेशज शब्द में, देशज तमसम शब्द में, तत्सम तद्भव शब्द में, या देवल कोनो में नहीं। तो जस्ट हमने अभी इसको डिस्क्राइब किया अच्छे से। तालब स और दैन स इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है नागपुरी व्याकरण में, तो तत्सम तद्भव शब्द में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नागपुरी भाषा लिखे में ठहरा लाने में कौन चिन्ह कर व्यवहार होएला। ठीक है, नागपुरी भाषा लिखने में ठहरा लाना है तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो बताना है। ठीक है, अर्ध विराम का, विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम का, या विस्मय बोधक का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, विराम चिन्ह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनो शब्द के लिखे के लिए केकर जरूरत होएला। ठीक है, कोई भी शब्द आपको लिखना है तो किसका जरूरत होगा वो बताना है। स्वर व्यंजन का, स्वर व्यंजन मात्रा का, लिपि का, या वर्णमाला का। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही होगा, वर्णमाला का। ठीक है, कोई भी शब्द आपको लिखना है तो किसका जरूरत पड़ेगा, वर्णमाला का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लोक कथा मनक भाषा कौन वर्ण कर रहेला। ठीक है, लोक कथा का जो भाषा है वो किस प्रकार का रहता है, किस तरह का रहता है वो बताना है। साहित्यिक भाषा रहता है, मानक भाषा रहता है, बोली भाषा रहता है, या प्रांचल भाषा रहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, बोली भाषा रहता है। ठीक है, जितने सारे लोक कथा लिखा गया है ये सब है, ये सब कौन सा भाषा में होता है, बोली भाषा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकगीत में कौन बात कर विशेष ध्यान देवल जाए। ठीक है, लोकगीत है उस पर किस बात पर ज़्यादा फोकस डाला जाता है, किस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो बताना है। अलंकार पर, राग पर, मात्रा पर, या छंद पर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राग पर। ठीक है, लोकगीत जितने सारे लोकगीत है उस पर विशेष ध्यान किस पर रहता है, तो राग पर रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है काव्य में अलंकार कर जरूरत काले हुएला। आपको यहाँ पे बताना है कि काव्य में अलंकार का जरूरत क्यों पड़ता है, नाचे के लिए, बजाए के लिए, गावे के लिए, या फिर भाव कर शोभा बढ़ाए में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, भाव कर शोभा बढ़ाए में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी व्याकरण पहिल कब आलक। ठीक है, नागपुरी व्याकरण सबसे पहले कब आया था वो बताना है। 1996 में, 1896 में, 2012 में, 1907 में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, 1896 में आया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण रचना करे वाला विद्वान कर का नाम है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा व्याकरण को सबसे पहले किसने लिखा था। ठीक है, एनरिक फ्लोर ने, लोडिंग गार्डन ने, E.H. व्हिटली ने, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, E.H. व्हिटली ने लिखा था सबसे पहले। ठीक है, नागपुरी व्याकरण को। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।